नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे, क्योंकि आज यहां पर काफ़ी बिकवाली दिख रही है। 4.5% तक की गिरावट दिख रही है। ऐसा क्या हुआ है, ये समझते हैं नरेंद्र तनेजा जी से, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर, ये गिरावट आपको आप कैसे देख रहे हैं? क्यों ये आई है गिरावट और आगे क्या हो सकता है? वो उनके कॉल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वापस से हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कच्चे तेल में जो गिरावट है, ब्रेंट क्रूड के भाव को अगर देखें तो $72.5 तक लुढ़क गया है और WTI क्रूड $68 के नीचे फिसला है। यहाँ 4.5% तक की गिरावट है। अब खबर ये है कि इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान पर, उसमें किसी भी ऑयल इंफ्रा या न्यूक्लियर फैसिलिटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये सबसे बड़ी चिंता बाजार को थी, वो चिंता खत्म हुई है। सिर्फ उनके मिलिट्री साइट्स पर ही वो कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है और अब तक ईरान की तरफ से किसी भी तरह के जवाबी कार्रवाई की कोई खबरें नहीं आ रही है। तो ये बाजार को राहत मिला है और लग रहा है कि कुछ समय के लिए ये चीज़ें हॉल्ट हो सकती है। सीज फायर, दोनों की तरफ से जवाबी कार्रवाई रुक सकता है, उसका यहाँ पर दबाव कच्चे तेल पर बढ़ा है। तनेजा जी, सर क्या लग रहा है? आज की गिरावट आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले बिटुपन के पास चलते हैं। बिटुपन, आपको क्या लग रहा है, जो गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है, ये गिरावट और बढ़ेगी? क्या ब्रेंट क्रूड का भाव आपको लग रहा है $70 के नीचे भी फिसल सकता है क्या? देखिए, अभी फिलहाल जो लास्ट वीक भी हम लोग बात ही वही कर रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफी हद तक डिस्काउंटेड था और जो रिटेलिएशन एफर्ट था उसमें कोई मैसिव जैसा ऐसा नहीं बना और कुछ ऐसा निगेटिव कमेंट्री भी नहीं हो रहा है कि इजराइल की तरफ से जो भी अटैक हुआ है उसको मार्केट इतना शॉकिंग जैसा नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल जो प्रीमियम के कारण क्रूड ऑयल फिलहाल गिर नहीं रहा था। जो एक डिमांड स्लोडाउन है चाइना की तरफ से, तो क्रूड ऑयल नहीं गिर रहा था जियोपॉलिटिकल कंसर्न के कारण। जब ये न्यूज़ थोड़ा आया उसके बाद जो भी कमेंट्रीज आए हैं, ऑयल फैसिलिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ईरान में, तो वहां से देख के इमीडिएटली क्रूड ऑयल में एक गैप डाउन फील हुआ है। जो नाइमेक्स जो WTI क्रूड ऑयल है जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो वो अभी $70 के नीचे आ रहा है। 68-40-45 के आसपास अभी फिलहाल चल रहा है। तो चार्ट के पर्सपेक्टिव में भी कभी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का यहाँ से नहीं बन रहा था। बीच में एक रिकवरी आया था, 76-78 जब आया था, जब एक इनिशियल जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न आया था, तब ये काफी रैली आया था। उसके बाद ये थम गया था और M6 में जो भी एक भाव, एक रेजिस्टेंस था 6050-6100, जो लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके आसपास गया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी फिलहाल लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड यहाँ पे और रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शार्प डाउनसाइड रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डाउनसाइड रह सकता है। यहाँ पे $3-4 या $5 तक मार्केट गिर सकता है। तो एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि जो भाव है अभी 5780, 1500, ये शायद 5600 टू 5500 गोइंग फॉरवर्ड पहुंच सकता है। भूपेश जी, आप बताइए, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्रूड में कितनी गिरावट आपको दिख रही है, टेक्निकली भी बताइए, और क्या ये गिरावट कहां तक जा सकती है? एमसीएक्स के ट्रेडर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे? फ्यूचर्स में ही बताइए और साथ ही ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड उनको करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में आज एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का अभी चार्ट की बात करें स्पेसिकली, तो चार्ट में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव हुए हैं। एक छोटा सा सपोर्ट की बात करें तो 5700 के आसपास एक छोटा सपोर्ट दिखाई देता है। अन्यथा बाजार में 5800 से लेके 5820, मात्र 50 पॉइंट का पुलबैक मुझे समझ आता है। अगर ये कहीं भाव दिखाई देते हैं तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 5890 के ऊपर का रहेगा। मुझे आज के दिन में 5710 और 5640 तक के भाव आसानी से दिखाई देते हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो $68 एक अच्छा सपोर्ट है बाजार में। मुझे यहाँ से अगर सपोर्ट नीचे और पेनिट्रेट होता है तो नीचे में 67 और 66 के भाव बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर ये है। ऑप्शंस में आपके पास मिडुपन कोई कॉल है क्या क्रूड में?
क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है अभी फिलहाल थोड़ा पुल बैक पे मेरे हिसाब से बेचना चाहिए और जो भी फिलहाल 6000 का जो भी पुट होगा, 6000 का जो पुट है अभी 340 345 चल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 280 के आसपास अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए विथ अ टारगेट ऑफ 400 टू 450। तो ये खबर है आपके लिए कच्चे तेल को लेकर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर भी आज मुनाफा वसूली दिख रही है। गोल्ड देखिए 78,380 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो शुरुआती गिरावट थी गोल्ड की, अब वो थोड़ी कम हुई है। चांदी को अगर देखें तो आधा % अभी भी नीचे है, और ये भी दिन के निचले स्तरों से देखें तो वहाँ से रिकवरी ज़रूर दिख रही है। 96,700 के आसपास MCX पर चांदी है। गोल्ड और सिल्वर इन दोनों पर आपको क्या लग रहा है बिटूपन, कितनी गिरावट यहां से और आ सकती है? क्या 78,000 के नीचे गोल्ड के जाने की संभावना है, या यहां से रिकवरी अब होगी? बिटवन, आपसे मेरा सवाल था। देखिए, गोल्ड में अभी फिलहाल जो मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ, थोड़ा-सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल के लिए और जो भी एक गेन था, उसके बाद मार्केट गिर नहीं रहा है। जिस तरह से बाकी कमोडिटीज़ में जिस तरह से एक सेलिंग है, इस तरह से गोल्ड में अभी फिलहाल के लिए सेलिंग नहीं है। गोल्ड को अगर यहाँ पे फर्दर एक अपसाइड लेना है, तो 78,500 टू 600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तब ये शायद एक मोमेंटम आएगा क्योंकि फिलहाल के लिए बाज़ार अभी रेंजिंग बना हुआ है और नीचे में जो एक लेवल है 77,500, मैं शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ। 77,500 टू 600 जो लेवल है, जब तक ये होल्ड कर रहा है, तब तक कोई बाज़ार में शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए। अगेन ये ट्रेंडिंग है, गोल्ड अभी फिलहाल के लिए कोई शॉर्टिंग का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। जब ये कोई शॉर्टिंग का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड बुलिश है, थोड़ा-सा ओवरबॉट है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इंट्राडे भी करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ ही करना चाहिए। 78,300 के आसपास मेरे हिसाब से गोल्ड बाय कर सकते हैं। 78,700 800 के आसपास हम लोग का एक टारगेट बन जाएगा और 78,700 या 680 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड में जो ट्रेंड है उसके साथ ही चलना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लेके बाय करना है फिलहाल के लिए जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव में है। ओके, तो बाई करने की सलाह बिटूपन की तरफ से। आप बताइए भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर की चाल आपको कैसे दिख रही है? यहाँ से क्या हो सकता है अब? जी सर, गोल्ड और सिल्वर की की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जैसे कि मैं शुक्रवार के शो पर था, तो शुक्रवार के शो में भी मैंने बाइंग की सलाह दी थी 78,000 की गोल्ड में, और अभी भी कहूंगा कि 78,100 के आसपास कहीं भी गोल्ड मिलता है या 78,200 के आसपास भी मिलता है तो गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 78,050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 78,500 और 78,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का बाजार 96,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपैरिजन में देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर का बाजार थोड़ा लैकलस्टर रहेगा। मुझे लगता है कि सिल्वर के बाजार में एक बार खरीदारी से दूरी बनाएं। सिल्वर में स्पेसिफिकली 98,300 के भाव क्रॉस करने पर ही नई खरीदारी करें। अन्यथा बाजार में मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे में भाव 95,400 तक भी आते हुए समझ आते हैं। ओके, चलिए वापस से कच्चे तेल पे बात कर लेते हैं। तनेजा जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। तनेजा जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों ये गिरावट आई है? देखिए, जो अभी आपने तेल की में जो गिरावट देखी है, उसके मुख्यतः कारण ये है कि जो तेल का जो बाजार है, वो अब ये उसको लगने लगा है कि जो मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में युद्ध जो चल रहा है, ये अब एस्केलेट नहीं होगा। बाजार को ये डर था कि भाई इजराइल ईरान पे हमला करेगा, उसके बाद ईरान जो है वो और जो तेल के ठिकाने हैं उन पे हमला कर सकता है। सऊदी अरब के हैं, कतार के हैं, अबू धाबी के हैं, ओमान के हैं, इराक के हैं, कि उन पे हम, और कुल मिलाकर के अगर ऐसा होता है कि इजराइल ने ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला करा और ईरान ने जो है उसको और अन्य देशों को कर दिया, तो फिर तो महायुद्ध हो जाएगा। लेकिन अब बाजार को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान पर बहुत दबाव है चीन और रूस का, इजराइल पर बहुत दबाव है अमेरिका का, दोनों देशों पर दबाव है उन देशों का जिन देशों को ये अहमियत देते हैं। तो लिहाजा बाजार को लग रहा है अब फिलहाल ये युद्ध एस्केलेट तो नहीं होने वाला। अब क्योंकि एस्केलेट नहीं होने वाला, तो वापस जो है जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम कीमत पे चल रहा था, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। और अगर डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल के हिसाब से आप कच्चे तेल की कीमत देखते हैं,
तो कोई वजह नहीं है, जब डिमांड कहीं से बढ़ नहीं रही, सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन है नहीं, जितना तेल चाहिए बाजार में उपलब्ध है, तो ऐसे हालात के अंदर जो तेल की कीमत $65 से ऊपर हो, कुछ समझ में नहीं आता। 65 से ऊपर जितने भी कीमत आपको दिख रही है और दिखती आई है पिछले कुछ महीनों से, वो सारा जो है जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था। अब जियोपॉलिटिकल यूक्रेन का तो फैक्टर इन कर लिया, अब बाजार इसको भी फैक्टर इन कर लेगा, तो उसके बाद कीमतें जो है वो जो नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर आपको आने वाले ये चंद सप्ताह के अंदर कीमतें जो है वो $65 पर बैरल या $66 पर बैरल उसके आसपास घूमती नजर आए। सर, इसके अलावा ओपेक प्लस की जो 1 दिसंबर की बैठक है, वहां पर क्या हो सकता है? कहा यह जा रहा है कि दिसंबर तक जो उन्होंने टाला था कि दिसंबर से उत्पादन बढ़ाएंगे पार्शली प्रोडक्शन, उसे अब फिर से और आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास सर क्या अपडेट है उस फ्रंट पर? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि पिछले, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पिछले 6 महीने में ओपेक ने जितने भी मैनूवर करे हैं, उन मैनूवरिंग का उनके तमाम जो तरीके वो अख्तियार करते हैं, वो एक तरीके से प्रोडक्शन कट को हथियार की तरह यूज करते हैं, सब बेअसर हो गया, किसी का असर नहीं हुआ है। जब तक डिमांड कहीं से नहीं बढ़ेगी, अब चीन ही बड़ा, भारत से तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन भारत खाली काफी नहीं है, बहुत बड़ा आयातक चीन है। अब चीन से तो डिमांड बढ़ती नजर नहीं आ रही, उनकी अर्थव्यवस्था तो परेशानी में है। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, ओपेक कितनी भी कोशिश कर लें, कीमत ऊपर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कट करते हैं तो उनकी खुद की अर्थव्यवस्था, चाहे सऊदी अरब है, इराक है, रशिया, वो जो है परेशानी में आ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि भाई रशिया भारत को हैवी डिस्काउंट देता है। अब वेनेजुएला बाजार में है, वेनेजुएला तो रशिया से भी ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। भारत की कंपनी ने अभी पिछले दिनों वहां से तेल खरीदा जो हैवी डिस्काउंट पे आया, जो रशिया से ज्यादा डिस्काउंट पे आया है। तो कुल मिलाकर के सप्लाई की दिक्कत है नहीं, तो ओपेक के पास बहुत ज्यादा फिलहाल ऑप्शन नहीं है। कल क्या होगा कहना मुश्किल है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो मुझे लगता है ओपेक प्रयास करेगा, लेकिन जब कीमत $65 पर पहुंचती है तब देखना होगा ओपेक क्या करता है और रशिया क्या करता है। क्या वो बहुत डीप प्रोडक्शन कट की बात करते हैं या और कुछ मैन्यूवरिंग करती है। एक बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ओपेक कुछ भी फैसला लेता है उसके बावजूद आप देखिए, ओपेक ने प्रोडक्शन कट की बात करी थी, क्या आबू धाबी ने ओपेक के उस फैसले को माना? वो जो उसका जो कोटा मिलता है हर कंट्री को, उस कोटे से ज्यादा प्रोडक्शन आज अबू धाबी कर रहा है, इराक कर रहा है, इराक भी कर रहा है। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि कोई फैसला लेते तो सारे देश उसको मानना ही शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के डिस्काउंट की बात आप कर रहे हैं, और रूस के बाद अब वेनेजुएला से भी हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे में उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को समझाया कि अब ये जो वॉर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की अब संभावना यहाँ पर नहीं है, और ईरान की तरफ से भी उस तरह के बयान नहीं आए हैं जो चिंताजनक हो। तो सप्लाई की जो चिंता थी, सप्लाई रिस्क की जो चिंता थी, वो अब यहाँ पर कम होती दिख रही है, और उसी का दबाव यहाँ पर कच्चे तेल पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन एग्री मार्केट में। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स को आज देखें तो सभी काउंटर्स दबाव में ही दिख रहे हैं, हालांकि दिन के निचले स्तरों से रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है। जिंक के अगर चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट शुरुआती कारोबार में थी, अब वो घटकर 0.5% आ गई है। अब जिंक जो 283 के नीचे था, अब देखिए 286 के आसपास आ चुका है। कॉपर तो हरे निशान में आने के लिए तैयार है, बिल्कुल किसी भी समय वो हरे निशान में भी कॉपर आ सकता है। और एल्युमिनियम की भी गिरावट कम हुई है, लेड की भी गिरावट आधे % के आसपास, हालांकि लेड उसी आसपास में, लेड में कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। आप बताइए भूपेश जी, क्या लग रहा है आपको बेस मेटल्स में, कौन यहाँ पर ज़्यादा मजबूत आपको दिख रहा है? रिकवरी अगर यहाँ पर दिख रही है तो क्या खरीदना आप पसंद करेंगे? जी विश्वमोहन जी, अगर बात करें जिंक की, तो जिंक का बाजार मुझे अच्छा लगता है सभी बेस मेटल्स में, और 286 के आसपास का दाम अभी यहाँ पर है, और 282 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। 286 पर ना खरीद कर अगर हम इसको 284 के आसपास खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मैच करेगा। अपसाइड में 288.50 और 290 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि इसके जो साइड मार्केट है वो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कॉपर है, एल्युमिनियम है और सिल्वर है। आपको क्या पसंद है बिटूपन? कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज जहां पे लग रहा है मौके हैं? देखिए, बेस मेटल में कॉपर वीकनेस में है, लेकिन अगर बाय साइड में जो आपने पहले सवाल पूछा था भूपेश जी को, तो मुझे भी लग रहा है कि जिंक में देखिए 282 283 का एक बेस बना के थोड़ा बाउंस दे रहा है और रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। अगर ये जिंक देखिए एक इमीडिएटली फिलहाल तो लग रहा है कि 287 288 का जो रेंज है, वहां पे शायद बाजार तेज कर सकता है।
और अगर ये 287 288 के ऊपर सस्टेन कर लेता है गोइंग फॉर नेक्स्ट 2-3 घंटे में या शाम के सेशन में, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा हो जाएगा एमसीएक्स के भाव में। तो ये डबल बॉटम होने से तो बाजार 292 293 के आसपास चला जाएगा। तो रिलेटिवली अगर बाय साइड में रहना है तो मेरे हिसाब से जिंक में मार्केट में रह सकते हैं बाय में, विद स्टॉप लॉस बिलो 282। लेकिन कॉपर में मुझे फिलहाल इतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस में मैंने सेल दिया था, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। 838 के आसपास फिलहाल के लिए करंट भाव के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा कॉपर वीकनेस रह सकता है। कॉपर का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 842 के आसपास। तो कॉपर में फिलहाल इंट्राडे का सपोर्ट बना है 832 का। अगर वो टूटता है तभी सेलिंग आएगा। फिलहाल के लिए अगर बाय साइड में रहना है तो जिंक इज अ सेफ बेट विद स्टॉप लॉस बिलो 282। ओके, 282 के नीचे जिंक का स्टॉप लॉस लगा के जिंक में बाई कर सकते हैं। कॉपर आज बेचने की सलाह है। और जो स्क्रीन पर कॉल आप देख रहे हैं ये नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है और इसलिए आपको भाव में कुछ अंतर लग रहा होगा। और 789 का कॉपर का प्राइस जो दिख रहा है वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर ट्रेड अभी नहीं हो रही है और नवंबर में ट्रेड हो रही है, क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो लोग अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जिंक पर ज़्यादा कन्विक्शन दिख रहा है दोनों एक्सपर्ट्स का। अब बात कर लेते हैं एक बार नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज गिरावट दिख रही है करीब 2.25% की। 254 रुपए के नीचे नेचुरल गैस आ गया है। बिटूपन, क्या लग रहा है नेचुरल गैस किस तरह का दिख रहा है? नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, 254 रुपए के नीचे है। क्या करना चाहिए आज? नवंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसने काफी रिकवरी दिया है। 234 से अभी फिलहाल 253 के आसपास चल रहा है और ये 260 के आसपास भी गया था। तो इंट्राडे सिनेरियो में मुझे लग नहीं रहा कि देखिए काफी हद तक रिकवरी हो गया है, लेकिन ये 260 261 के आसपास जो लेवल है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो वहां से मेरे हिसाब से अगर वही लेवल मान के चलते तो दैट विल बी सेफर एंट्री शॉर्ट के लिए। अगर मैं ऑप्शन के जरिए देखना चाहता हूं तो 260 वाला जो पुट है अभी फिलहाल 21 के आसपास चल रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये 17 या 16 के आसपास मिल जाता है 260 वाला पुट, तो मेरे हिसाब से 17 के आसपास एंट्री कर सकते हैं 260 वाला, पूरे स्टॉप लॉस बिलो 12। और वहां से अगर बाजार रेजिस्टेंस लेके एक बार ट्रिगर आता है तो मेरे हिसाब से मार्केट गिर सकता है 245 टू 240 तक। तो तब ये आपका जो ऑप्शन का टारगेट मेरे हिसाब से 27 टू 20 हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए एट द रेजिस्टेंस नेचुरल गैस में हम लोग सेल कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे नेचुरल गैस में? हालांकि गैप काफ़ी ज़्यादा है करंट मंथ और अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। क्या लग रहा है आपको भूपेश जी? जी सर, मुझे नेचुरल गैस के बाजार में बिकवाली समझ आती है, खरीदारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि इसमें बदला स्प्रेड जो है वो अगले महीने का काफी है और मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी बाजार में जब इतना बदला अगर आप 20% का बदला भरकर किसी कमोडिटी में व्यापार करते हैं तो उसमें जीत पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहूंगा कि 256-57 के आसपास कहीं भी नेचुरल गैस का बाजार मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 263 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 242 32 के लक्ष्य संभावित रहे। अब काफ़ी ज़्यादा है, 207 के आसपास अक्टूबर, जिसकी आज एक्सपायरी है, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी, और नवंबर जो 207 रुपये 208 रुपये के आसपास है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट देखिए 254 रुपये के नीचे, तो एक बड़ा गैप है। बिटूपन, क्या वजह है इस गैप का इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए फिलहाल का गैप का तो इशू नहीं है, लेकिन पहला जो रीजन तो हम लोग को, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है कि जो नाइमेक्स में कॉन्ट्रैक्ट भी वो भी थोड़ा सा काफी बड़ा स्प्रेड में चल रहा है। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ मे बी वेदर सिनेरियो के कारण चल रहा होगा। वेदर सिनेरियो, क्योंकि नवंबर से अभी वेदर सिनेरियो के कारण प्रोबेबली थोड़ा ये रह सकता है। लेकिन ये जो भी गैप है फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि वो काफी हद तक नवंबर दिसंबर में गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन कर पाएगा। फिलहाल के लिए शायद ऑन द कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ है, पहला ऐसे नहीं हुआ था। फिलहाल तो नेचुरल गैस में जो मान के चल रहा है कि गैप के कारण हम लोग को शायद एक अच्छा सेलिंग भी मिल जाएगा। सेलिंग कैंडिडेट बन रहा है तो नवंबर में आप सेल करके चल सकते हैं, ये सलाह दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट्स। दिख रही पिछले सत्र में हमने देखा था कि गिरावट पूरे ही एग्री मार्केट में ज़्यादा थी और वही गिरावट आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। सारे ही काउंटर तकरीबन लाल निशान में ही कारोबार करे। हल्दी में गिरावट सबसे ज़्यादा है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हल्दी का वायदा है। 13,000 तक फिसल के हल्दी अब आ चुकी है। जीरा 0.5% कमज़ोर है, धनिया भी 0.5% कमज़ोर है। 24,325 पे जीरा वायदा। धनिया का नवंबर
नवंबर वायदा 7,210 पे, यहाँ पर भी गिरावट ज़्यादा है। हमारे साथ अब एक खास मेहमान हैं, दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के और चेयरमैन है मंडोर मंडी एसोसिएशन के। आप बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, बताइए क्या स्थिति है डिमांड और सप्लाई की राजस्थान की मंडियों में? सबसे पहले जीरे पे बताइए। बिक्वाली का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अभी पिछले 15 दिन के अंदर किसान खूब क्वांटिटी में माल बिकवाने के लिए ला रहे थे। गुजरात और राजस्थान दोनों सभी जगह मंडियों में अच्छा माल आ रहा था। उसी प्रेशर के अंदर ये बाजार जो है घटा है सर। मांग भी कमजोर है। हाँ सर, डिमांड है, ऐसा नहीं है। डिमांड तो सामने माल अच्छा बिक रहा था, एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, डोमेस्टिक भी है। डिमांड के सामने आमदनी का थोड़ा प्रेशर बहुत ज्यादा था। जितना माल की ग्राहक है उससे ज्यादा थोड़ा बिक्वाली का आ रहा था। तो अभी क्या, किसानों को बीज के हिसाब से और दिवाली फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ी पैसे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसान थोड़ा प्रेशर से माल लेके आए। आगे दीपावली के बाद में माल की आमदनियां जैसे मुहूर्त खुलता है, अभी मेरे हिसाब से मंडे के बाद में अभी आगे आने वाले दिनों में 7 से 8 दिन बंद रहेगी। उसके बाद में लापाचम के बाद जो मंडियां खुलेगी उसके बाद में किसानी बिक्वाली का प्रेशर कैसा रहेगा वो देखने जैसा रहेगा। उसके हिसाब से बाजार आगे रिएक्ट करेगा सर। धनिया को क्या हो गया? अच्छी रिकवरी, फिर से यहाँ पर गिरावट हो गई है। हाल के लेवल से अगर आप देखें तो 300 रुपए टूट गई है क्विंटल के भाव में। सर धनिया में भी वही चीज थी सर, वो फेस्टिवल के हिसाब से मेरे को लगता है जो लॉ लगना है, मेरे को लगता है धनिया आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा, यहाँ अपने को अच्छी बाइंग करनी चाहिए। धनिया आने वाले समय में मेरे को ऐसा लग रहा है विजयी अच्छी खासी घटने की उम्मीद है और कैरी और स्टॉक भी कम है, इसलिए धनिया में मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। धनिया में इस लेवल पे अभी अगर बाइंग करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है आने वाले दिनों में सर। ओके, सोइंग की रिपोर्ट आपके पास क्या है सर? जीरे में भी बताइएगा और धनिया में भी। नहीं सर, सोइंग, जीरा और धनिया सभी की सोइंग मतलब सब अभी तो लोग बीज, किसानों ने बीज खरीदा है। अभी मेरे हिसाब से इसकी सोइंग जो भी दीपावली के बाद ही आइडिया लगेगा। लेकिन मेरे को उम्मीद है धनिया की सोइंग है ना, वो कम से कम पिछले साल से अगर हिसाब लगे तो 50 से 60% से ज्यादा नहीं होगी, 60-70% से ज्यादा नहीं होगी। और जीरे में मेरे को ऐसा लग रहा है गुजरात 25 से 30% घटेगी और राजस्थान 10 से 15% घटेगी भाव के साथ। पिछले साल जो भाव थे लमसम 600 के भाव पे जीरे में बिजाई बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन इस साल इस लेवल के बिजाई हमको नहीं दिखती है, क्योंकि अदर सीड जैसे अपन चना, सरसों, गेहूं सभी के भाव में बहुत अच्छा सुधार था पिछले साल के मुकाबले, इसलिए कुछ मेरे को लगता है अलग चीजों में कन्वर्ट होंगे। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या हालात है। लेकिन सोइंग की जो रिपोर्ट है वो नवंबर मिड तक आपको पता लगेंगे कि रियल स्थिति ग्राउंड पर क्या है। लेकिन अब तक कहा जा रहा है कि जीरे की सोइंग गुजरात में 25% तक पिछले सीजन से कम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते, ग्वार पर एक टेक ले लेते हैं। भूपेश जी बताइए, ग्वार में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? आज भी कमजोर दिख रहा है। जी सर, स्पेसिफिकली ग्वार की बात करें, आपके चैनल पे हमने लगातार 5650 से और उसके ऊपर से भी सेलिंग की सलाह दी है और आज भी कहूंगा कि इसका ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि करंट भाव में भी बिकवाली कर सकते हैं। 5310 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में लक्ष्य की बात करें तो 5210 और 5150 के लेवल भी बहुत आसानी से दिखाई दे सकते हैं। भूपेश जी 10 सेकंड में हल्दी पे बताइए, 1.5% से ज्यादा कमजोर है आज। जी सर, जिस प्रकार से हम हल्दी में पहले सलाह दे रहे थे 14,200 के आसपास के हल्दी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अभी हमारी सलाह रहेगी कि 13,000 से लेके 12,800 के बीच में हल्दी में फ्रेश बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। हाँ, खरीदारी की सलाह हाल फिलहाल नहीं रहेगी, परंतु अभी बिकवाली से एक बार दूरी बनानी चाहिए। ओके, तो ये व्यू है मसालों को लेकर। शुक्रिया भूपेश जी आपका और बिधुपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे FM जंक्शन।